चलो आ जाओ, समझो ध्यान से। लास्ट वाली क्लास में हमने NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019, लड़का हर्षवर्धन पूरी कहानी बताई। कितने शहरों को पहले 102 थे, 122 शहर के दौरान चला जा रहा है। तुम चाहे तो गूगल पर टाइप करके जाकर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम डायरेक्ट दे सकते हो, इसका खुद का पोर्टल है, डेली टू डेली अपडेट हो रहा। ये सब बताया गया था तुम्हें किस तरह शहरों को चिन्हित किया गया था। उसके लिए एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चला गया था, राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चला गया था। वो 2011 से लेकर 15 तक चला गया था। समझ में आई बात? उसमें शहरों को चिन्हित किया गया था। और शहरों को चिन्हित कहाँ से करा गया? जो CPCB की लिस्ट है ना, वो लिस्ट निकाली गई, वहां से वे शहर चिन्हित किए गए, तब इसके अंदर डाल दिया गया प्रोग्राम के अंदर। और 303 कितने 300 कितने करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस पर? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना 2024 में संपन्न होगी, जनवरी 2024 में। अगला महीना होगा, एक साल पड़ा, एक साल बाद देख लेंगे इस प्रोग्राम तो हुआ क्या। आज समझ में क्या देखेंगे कि वायु के अंदर पर्टिकुलेट जो मैटर है, यानी जो PM पार्टिकल, वो 20 से लेकर 30% तक कम हुए नहीं हुए। अगर 20 से लेकर 30% तक कम हुए तो ये प्रोग्राम सफलता, नहीं तो असफलता। समझ में आती है? और इस तरह के जो प्रोग्राम है, इसकी चर्चा किसी भी अधिनियम में कहीं नहीं कही गई, विशेष रूप से अलग से सेपरेटेड तरीके से चलाया गया प्रोग्राम है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए तुमसे पूछने लगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की चर्चा वायु अधिनियम 1951 में, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1951 में की गई थी, गलत है, नहीं करी गई। वहां की ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रखी थी। समझ में बात? इसका ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ था पूरा का पूरा। समझ में आया बात? ये लिखा था जरूर कि एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाएगा। कौन चलाएगा? CPCB चलाएगा। आया समझ? CPCB गाइडलाइंस में लिखी हुई है बात। यार आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम ये पढ़ने वाले कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है। किताबों से बाहर निकलो, शांति से तरीके से आ जाओ। समझ में आया बात? यार देखो, मैं टॉपिक को कितना ब्रॉड बना दूंगा, सब चीज़ में समझा दूंगा। वायु प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या बनी हुई, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा। समझ में आई बात है? मेरे पास कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो वीडियो दिखाता तुम, उसमें पता क्या हो जाएगा। सुनो, उसके अंदर ये बताया गया, UN की रिपोर्ट कहती है पूरी दुनिया में जितनी भी मृत्यु हो रही है ना, 10 में तो 9 लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जा रहे हैं। मैंने डाटा दिखाऊं यार, डाटा रखा है सामने, देखो राज्यसभा टीवी का हो, इसमें लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर 10 में से 9 लोग अब वायु प्रदूषण में सांस ले रहे हैं और इसके कारण उनकी मृत्यु हो रही। समझ में? वायु प्रदूषण में सांस ले 10 में से 9 लोग। और देखो क्या कहा, प्रतिवर्ष 7 मिलियन लोग, 7 मिलियन में से 70 लाख लोग, WHO की रिपोर्ट में कहा गया था हर साल 7 लाख लोग ना, 7 लाख लोग, ये समझ जाओ उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनकी मृत्यु इसी कारण हो रही। WHO ने कहा, मैं नहीं कह रहा इस बात को। समझ में आया बात? है ठीक। और खासकर इसमें ना सबसे ज्यादा जो कम उम्र में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, वे भी वायु प्रदूषण के कारण बच्चे मारे जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने खुल कर आ रही। और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है वायु को जो सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, वो पता कौन है? आज पता लगा तुम्हें वायु प्रदूषण का कारण क्या है। ये पेपर में लिखना पड़ेगा तुम्हें। समझ में? वायु प्रदूषण को लेकर पक्का सवाल पूछेगा, क्योंकि जो आने वाली समस्या है ना, हमारी समस्या नहीं है। वायु प्रदूषण केवल भारत की समस्या नहीं है, आज ये वैश्विक समस्या, पूरी विश्व की समस्या आया। ये ग्लोबल इशू है। समझ में आया बात है? और ग्लोबल इशू को अगर तुम सॉल्यूशन ढूंढना उसका, तो ग्लोबल लेवल पे ढूंढना होगा। लेकिन सवाल है, फिर हम घूम फिर कर भारत में आ जाने वाले। हमें तो हैरानी हो कि पूरी दुनिया में 10 में से 9 शहर तो भारत में ही है। 10 में से 10 शहर भारत में पाए गए, 15 में से 14 शहर भारत में पाए गए। सोच रहे हो तुम, 15 में से 14 शहर भारत में पाए गए जो प्रदूषित है पूरी दुनिया में। बधाई हो। अब वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषित क्यों होगी? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर वायु प्रदूषित क्यों हुई? जो जितने भी तापीय संयंत्र जहां कोयला जलाया जाएगा और बिजली बनाई जाएगी, उसके ऊपर चिमनी लगी हुई होगी, तो ऐसे संयंत्र को, ऐसे उपकरण, ऐसी मशीनों को, ऐसी कंपनियों को तापीय संयंत्र बोलते हैं। तो जो तापीय संयंत्र है ना यार, इनकी साफ सफाई कर दो, यही कारण है वायु प्रदूषण का। इनकी जो चिमनियां लगी हुई ना, उन चिमनियों में ना SO2 निकल रही है, बड़ी मात्रा में कोयला जला कर NO2 निकाल रहे हैं, बड़ी मात्रा में जाकर बहुत सारे प्रदूषक निकाल रहे हैं, NH3 में निकल कर जा रहा है उसमें। तो यार इन्होंने वायु को ओढ़ पीट दिया। तो पहले नंबर पर जो कारण है ना, वो तापीय संयंत्र। आया समझ में? तापीय संयंत्र बहुत बड़ी समस्या। जो तापीय संयंत्र नहीं, तापीय संयंत्र, तो तापीय संयंत्र जो हमारे, ये बहुत बड़ी समस्या। सही है? संयंत्र अब सही है, तापीय संयंत्र, ठीक। इसे बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। दूसरे नंबर पर जो बताओ वायु कैसे प्रदूषित हो रही?
जो वाहनों से निकलने वाला वाहन है, तो जो वाहनों से निकलने वाले गैसें पीछे सिलेंसर के पीछे जो निकलती है, NO2 निकलती है बड़ी मात्रा में, पेट्रोल डीजल लगाने पर। हाइड्रोकार्बन जो निकलते हैं बड़ी मात्रा में, वे वायु को प्रदूषित करते हैं यार। वाहनों का जो प्रदूषण है भी बहुत बड़ी समस्या। वाहनों से उत्सर्जन गैस, वाहनों से उत्सर्जित गैस, वाहनों से उत्सर्जित गैस। अब बताओ कौन कौन सी गैस यहाँ से निकलती है? तुम्हें मैंने पहले बताया, एक तो निकलती है CO2, आया समझ में। हालांकि CO2 वायु प्रदूषक नहीं है हमारा, लेकिन CO2 अब ना जलवायु परिवर्तन के लिए खतरनाक है। समझ में आई बात? यार CO2 भी निकलती है, और क्या निकलती है हमारे यहाँ? SO2 निकलती है, SO2, NO2। याद रखना, मैं क्लिक कर रहा हूँ जान पूछ कर, क्योंकि हमारे वहाँ वायु प्रदूषण मानते नहीं सर। उसके बाद और क्या क्या निकलती है? NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती नहीं, PM पार्टिकल निकलते हैं। PM पार्टिकल नहीं निकलते, PM पार्टिकल, और PM पार्टिकल निकलते हैं। जब वायु प्रदूषण होता है हमारा, PM पार्टिकल 2 प्रकार के हो, PM 2.5 हो, PM 10 वाले हो। समझ में आए बात है? ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के लिए PM पार्टिकल मेन चीज है। PM पार्टिकल को अगर कम कर दिया तो वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। समझ में आई बात? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में ना किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया गया, इन पर किसी पर ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के दौरान ना केवल PM पार्टिकल पर ध्यान दिया गया, और ये कहा गया केवल PM पार्टिकल को कम कर दो, वायु साफ हो जाएगी। और शहरों को चिन्हित किया गया, वहां पैसा खर्च करेंगे 300 करोड़ रुपए हैं PM पार्टिकल। अब ये PM पार्टिकल है ना, PM पार्टिकल के बाद है एक नाइट NOx। अब देखो NOx का मतलब क्या है? वो इसका मतलब N2O4 आ जाएगा, NO3 आ जाएगा। समझ की बात है? NOx की जगह कुछ भी आ सकता, तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे ना, NOx का मतलब नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होंगे, तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होंगे वे समस्या खड़ी कर देंगे हमारे लिए। समझ में आई बात? या जैसे N2O4 हो, N2O5 हो, N2O3 हो, ये सारे जितने नाइट्रोक्स ऑक्साइड है सारे वायु प्रदूषक हैं। समझ में आया बात? है उसके बाद PB, उसके बाद ETC, और भी है बहुत सारे। ये सारे वायु, ये वाहनों तो उत्सर्जित हो, जितने वाहन तुम चल रहे हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, उनके पीछे जो सिलेंसर लगा हुआ उसके अंदर से निकलते हैं। जो उसके अंदर पेट्रोल डीजल या कच्चा तेल डाला ना, जो भी जैसे वो बर्न होगा, जैसे वो जलता होगा, उसके जलने से जो धुआं उत्पन्न होगा उसके साथ साथ निकलते हैं। ये खतरनाक है, इन्होंने वायु प्रदूषित कर दी हमारी। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत यहाँ तक? और क्या है? वायु प्रदूषण नहीं रहे, और समस्या क्या हो रही, और कैसे वायु प्रदूषित हो रही? तीसरे नंबर पर जाओ, वायु हमारी कैसे प्रदूषित हो रही? सुनो, एक पता क्या है, अपने घरों में जितने भी लोग हैं सारे लुगाइया भी, ठीक है, सब। तीसरे नंबर का सुनो, तीसरे नंबर का, जितने भी हमारे घरों में ना, एक हो जो घरेलू प्रदूषण फैला रहे, घरों के अंदर से निकलने वाला कचरा उन जला रहे हम। हमने यार प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे, इन्हें फिर भी शर्म नहीं आ रही। वो लिए ना, उसके पैसे लेकर घर में रख लिए ना, और समझ में आया बात है? सिलेंडर कुछ नहीं लिया, वो बंद पड़ा, चुपचाप चूल्हा फिर भी जला रहे हैं। अच्छा, टाइप जला रहा था, तेरी मम्मी भी योगदान दे रही। तो घरेलू ईंधन है ना, जो घरेलू ईंधन है, घरेलू ईंधन, ये भी बड़े स्तर पर वायु प्रदूषित कर रहे घरेलू ईंधन। समझ में आया बात? या क्यों? क्योंकि हम कह रहे, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना है ना वो असफल हुई, और अगर वो सफल हो जाती है ना तो घरेलू ईंधन फिर यहाँ ना आता। क्योंकि गांव की आज भी ना, भारत की अधिकांश आबादी गांव में बसती है, और गांव में ना आज भी लकड़ी का उपयोग करके उपयुक्त माना जा। पुराने आदमी ना लड़ाई करने लगते हैं अगर उन्हें चूल्हे की रोटी ना मिले तो। समझ में आए बात? यार अपना घर याद आएगा ना सबको। समझ में आया नहीं बात? यार और तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बताने से लगते हैं। हालांकि उन्हीं की उम्र के लोग शहरों में रह रहे हैं, आया समझ में? उन्हीं की उम्र के लोग शहरों में रह रहे हैं, वे नहीं इस तरह ही खाना काटते थे, कह रहे नहीं बस चूल्हे की रोटी चाहिए, चाहे कुछ मिल जाए। प्रदूषण जो हो रहा होगा वाड़े वहां, क्या ऐसा कुछ नहीं है बस। दूसरे नंबर पर और देख, और सुन लो, घरेलू ईंधन तो जो लकड़ी जलाई जा रही है बड़ी मात्रा में जो लकड़ी जलाई जा रही है गाँव के अंदर ही, ये सब यार वायु प्रदूषण। ईंधन हो लकड़ी वा, जैविक चीज है वो कभी किसी जमाने में सजीव रहा, उसके DNA था, वो जाएगा, उसके अंदर तो नाइट्रोजन निकलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, N2O NO2 बन जाएगा, वायु को प्रदूषित कर देगा। तो इसका मतलब जो घरेलू ईंधन उपयोग कर रहे हैं हम घरों के अंदर, ये पूरी जला के बैठ कर सेक रहे हैं सुबह सुबह, ये वायु प्रदूषण हो रहा है। समझ में आया बात? या चौथे नंबर पर जाओ और देखो वायु को प्रदूषण हो कैसे रहा। और सुनो, डीजल था ना बड़े मात्रा में आज भी, मैं ऐसे गाँव दिखा दूंगा तुम्हें यूपी के अंदर,
कि वहाँ ना आज भी इंजन लगाया और चलाया, स्टार्ट करा और डीजल डाला और उससे सिंचाई हो रही, सिंचाई उससे हो रही। पानी निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ इंजन का उपयोग करके पानी निकाल रहे, ठक 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 इंजन, उसमें डीजल नहीं डाला, और डीजल डाल कर चलाओ, डीजल बर्न नहीं हुआ होगा, उसमें धुआं नहीं निकला होगा। तो ऐसे देखो पूरे भारत में कितने होंगे, समझ में ये बात है। तो उस तभी डीजल से सिंचाई हो रही, सिंचाई का जो साधन है वो डीजल है, तो डीजल से सिंचाई, वो भी वायु प्रदूषित कर रहा है। डीजल से सिंचाई, डीजल से सिंचाई। और तुम बता ना, डीजल ज्यादा आवाज करता है या पेट्रोल ज्यादा आवाज करता है? इसके अंदर ना लाइट कम मात्रा में पाएगा, लेकिन पाया जाए इसके अंदर पोल्यूटेंट ज्यादा हो। तो डीजल से चलने वाली गाड़ी की संख्या ज्यादा, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी की संख्या कम है। जी जो गाड़ी डीजल से चलती होगी ज्यादा प्रदूषण निकालती होगी, वह समझ में आई बात। ट्रैक्टर ज्यादा आवाज कर रहा कि जो कार ज्यादा आवाज कर रहा? डीजल डाल ले जा उसके अंदर, जब तो ढग 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 ढग, समझ में आया बात यार। 5वें नंबर पर आ जाओ, 5वें नंबर पर। ठीक, सच में ही मजाक नहीं कर रहा मैं। देखो शादी ब्याह में ना, पूरी शादी में ट्रैक्टर पे भी मैंने बार दुआरी होती देखी ना, देखी। और ट्रैक्टर को भी बंद नहीं करते बिल्कुल भी। कितना पोल्यूशन फैला रहे बताओ। नीचे उतर के चल लो, चलना तो इतनी बड़ी यात्रा आया, चाहे कोई भी हो, समझ सबको इस झोटा बुग्गी में निकाल लो, शोभा यात्रा निकालनी तो। डीजल से सिंचाई, डीजल से सिंचाई ये बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद अपशिष्ट को जलाना, अपशिष्ट। अब अपशिष्ट क्या, अपने घर है ना, अपने घर में तो तुमने अपने घर की सफाई करी, साफ सफाई, ये कोई इंसान अपना कर्तव्य नहीं समझता। अपने घर की साफ सफाई करी, जो मेरे कूड़ा कचरा ना, महिलाएं तो इतनी अलगसी हो, कोई देखते ना आप तिल लिखी थी जिसमें चुपचाप उठाया कर, ऐसे इतनी अलग कूड़े को डालना ना पड़ गई, आज वो राख बन जाएगा पूरा पूरा, उससे फिर पोल्यूशन होगा। ए चुप हो जाओ। अपशिष्ट, अपशिष्ट को जलाना, अपशिष्ट को जलाना। जो हमारा अपशिष्ट घर का बचा हुआ ना, रिमेनिंग चीजें हमारी, उनसे बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो वहां तो प्रदूषण होगा। ठीक, उसके बाद 6ठे नंबर पर जाओ, वायु प्रदूषण के कारण है। ये सब चीजें याद रखनी तुम। और क्या है, और ये हो कि हमारे आसपास कहीं कहीं ना बिल्डिंग निर्माण होती रहती है, विध्वंस एवं निर्माण। विध्वंस एवं निर्माण का क्या मतलब है, कहीं अगर बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसे गिराने स्टार्ट कर दी बम उड़ाकर, तो वहाँ कितना पोल्यूशन होगा, कितने पीएम पार्टिकल उड़ते होंगे। और जहाँ घर बनाए जा रहे ऐसे वहाँ भी बहुत धूल धड़ाका होती रहती है, तो ये भी तो वायु प्रदूषण का कारण है। समझ में आई बात है। आपसे पूछा मैंने, निर्माण और विध्वंस, निर्माण और विध्वंस। 6ठे नंबर पर जाओ, 7वें नंबर पर। ठीक, उसके बाद जंगलों की आग, जंगलों में आग नहीं लग जाती। जंगलों में आग का कारण कौन, मानवीय कारण भी हो सकता, प्राकृतिक कारण भी हो सकता। समझ में आई बात है। तो जंगलों की आग ना, जैसे जंगलों में आग लगी फिर लकड़ी जलनी स्टार्ट होगी, लकड़ी जलनी स्टार्ट होगी फिर प्रदूषण होगा। तो जंगलों की आग भी एक कारण है। और भी तुम बहुत सारे फैक्ट जोड़ सकते हो उसमें। हाँ, पराली को जलाना, वही बात है। अपशिष्ट को जलाना, ऐसे कैसे, अपशिष्ट तो बची चीज नहीं है, उसमें नहीं आ जाएगी। अपशिष्ट क्या हो, जो बची हुई चीज हो। पराली बच नहीं गई थी, चावल तो खुद खाया नहीं, पराली जलाना लगी तुम। जंगलों की आग, जंगलों की आग। समझ में आया बात है। जब भी कभी तुम समझाओ वायु प्रदूषण के कारण लिखना पड़ जाना, इन 7 पॉइंट को हमेशा याद रखोगे, बाकी इसके साथ कुछ भी जोड़ लोगे। समझ में आई बात है। और हम एक एक कर ना इनका समाधान ढूंढेंगे। ये तो कारण है, और कारण का समाधान भी तो करना है। इन्हें खत्म कैसे करना, तापीय संयंत्र खत्म कैसे करें। सबसे मेन चीजें पता क्या है, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण, इनसे ज्यादा समस्या फैला रखी भारत के अंदर। तो अब भारत की क्या, पूरी दुनिया की यही समस्या। अगर एक पेट्रोल डीजल गाड़ी सब बंद कर दो, घर रख दो अपने, ट्रेन का मौसम साफ, तो ज्यादा दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही, इनसे खड़ी हो रही, वाहनों से खड़ी हो रही। तो क्या गाड़ी बजाना बंद कर देगा हम, ऐसे बोले ट्रेन चलाने बंद कर देगा, नहीं। यार कुछ ऐसा काम करो ना, इसके पीछे जो सिलेंसर लगा हुआ ना, जो पीएम पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, धूल मिट्टी कण जो बाहर जा रहे हैं, वे झूलते हुए जो कण जो बाहर जा रहे हैं, जो हमारी नसिका में प्रवेश कर जाए, फिल्टर भी काम नहीं करते हमारे। एक काम करो, सिलेंसर के अंदर रोक लो ना, कुछ ऐसे लगा सिलेंसर के अंदर। यह बात पता कि ना सोची, 90 के दशक में सोची यूरोप ना, और वहां पता उसने क्या करा। अब देखो कमाल क्या होगा भैया। मैंने कहा ये तो कारण है भैया, अब देखो उपाय क्या होंगे, और जो उपाय है वही काम के, वही यूपीएससी। समझिए, ये तो कारण है, वायु प्रदूषण इनके कारण फैल रहा। अब इनके उपाय एक एक करके ढूंढेंगे। मैंने तुम्हें थर्मल पावर प्लांट थे, इसके बारे में मैंने तो पहले बता रखा। इसमें डीसल्फ्यूराइजेशन तकनीक का यूज करा था मैंने। जो चिमनी थी ना, उसके ऊपर ही हमने टेक्नोलॉजी लगा दी थी। आज डीसल्फ्यूराइजेशन कर दिया था, उसका जो सल्फर बाहर निकला था वहीं का वहीं रोक लिया था।
रोक लेता नहीं, रोक लेता ऐसा कर। तो इसका तो मैंने तो पढ़ा रखा, इसका मैं पढ़ाऊंगा जब वाहनों से उत्सर्जित गैस, इसका समाधान कैसे होगा। समझ क्या करना चाहिए यार, अब क्या करें इसका, ऐसा समझो, इसे कैसे कम करे, इसे कैसे कम करे, इसे कैसे कम करे, इसे कैसे, इसे कैसे, इसे कैसे, और क्या किया जा रहा दुनिया में, ऐसे समझो। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, तो बार बार तुम्हारे टोले मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना, इसे बढ़ावा देना, अब सारा समय यहाँ का वो इलेक्ट्रिक वाहनों के दौरान में सब पढ़ा दूंगा तुम। इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज क्यों कर रहे हैं हम आजकल, देखे ई रिक्शा आ रही है, आवाज ही नहीं करती, चलो उसका नाम है मेट्रो। अच्छा 2 दिन में पहुंचाती है, इतनी बात बता समझ में नहीं, इतना पहले नोट कर लो, फिर इसका समाधान ढूंढते चलो। देखो अब एक एक करके हम समाधान देखेंगे। अब जो कारण पता लग चुके तुम, पहले नंबर पर देखेंगे वो जो वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है ना, उसे कैसे कम करा जाए, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और सरकार क्या क्या प्रयास कर रही, सरकार के द्वारा कौन कौन से एफर्ट्स किए गए कि इस पोल्यूशन को ना, जो वाहन हमारे व्हीकल है, जो हमारे वही व्हीकल है, जितने हमारे वाहन हैं, इनसे निकलने वाले पोल्यूशन को, प्रदूषण को कैसे कम किया जाना चाहिए। समझ में आया बात। अच्छा समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका, समाधान क्या है प्रदूषण का, वायु प्रदूषण को कम करने का। अब वायु प्रदूषण के अंदर भी कौन सा प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण, समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका यार। ठीक, अब सवाल है कि जो समाधान, किसका समाधान को ढूंढ रहे हैं, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को। या वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाए, और सरकार क्या क्या प्रयास कर रही। ठीक, ये पक्का का पेपर में याद रखना बात है, मेंस का टॉपिक है। उसके बाद में इसे पीटी का बना दूंगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जितनी भी तुम्हारी गाड़ियाँ आने, जितनी भी तुम्हारी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी चल रही, चाहे बाइक हो, 2 पहिया वाहन, चाहे तुम्हारा 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, हमारा जो 2 पहिया वाहन हो, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, जो 2 व्हीलर व्हीकल होगा और जो 4 व्हीलर व्हीकल होगा, उसके अंदर एक इंजन लगा हुआ हो। उस इंजन के अंदर ना हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए जिसके अंदर से जो बाहर में सेंसर के पीछे से बुड़ बुड़ करके जो आराम से पीछे से धुआं निकाल लेने में, उस धुएं के अंदर से जो भी हमारे NO2 है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, जितनी भी हमारे SO2 गैस है, उसके अंदर ही रोक लो। दूसरी आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं, जो PM पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, उस PM पार्टिकल को अंदर ही रोका जा सके। कुछ ऐसा होना चाहिए, है ऐसा समझ में है, दुनिया में चलता, उसे हम BS6 तकनीक कहते हैं। भारत सरकार ने खुद ही कहा BS6 इंजन लगा दो उसके पीछे। अब तुम सोच रहे हो BS6 है क्या, भला पढ़ेंगे तमीज से पढ़ेंगे, इसके पेपर में सवाल पूछा हुआ BS6 इंजन का। तो भारत सरकार ने ना ये जो लागू कर दिया 2020 से, ऐसा समझ 2020 से कहा कि आज के बाद कोई भी गाड़ी नहीं बिकनी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही, एक भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए अगर उसमें BS6 इंजन नहीं लगा होगा। BS6 इंजन की क्या खास बात हो, उसके पीछे ऐसी तकनीक लगी हुई, बहुत कम मात्रा में पोल्यूटेंट बाहर निकलेगा। अभी मैं BS6 इंजन, जो BS6 इंजन है वो साइड में पढ़ाऊंगा, BS1 भी पढ़ाऊंगा, BS2 भी, BS3 भी और BS4 भी। BS का इसमें जो मतलब है भारत स्टैंडर्ड, कभी कभी इसे BSE भी कह देते हैं। बी का मतलब भारत स्टैंडर्ड एमिशन, भारत उत्सर्जन मानक भी कह सकते हैं। ये भारत स्टैंडर्ड मानक, ये 6 का क्या मतलब, आराम से समझाऊंगा, घबराओ मत। अभी ये समझ लो, अगर वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, अगर उसकी मात्रा डिक्रीज करनी, अगर उस प्रदूषण को कम करना, तो उसमें तुम जितनी भी गाड़ियाँ आए, चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, उसके भीतर ये वाला इंजन लगाना बहुत जरूरी है। समझ में आया बात, ये वाला इंजन नहीं लगाओगे तो प्रदूषण कम नहीं होगा। पहला तरीका समझ आई बात है। अभी इंजन लगाने से काम हो जाएगा नहीं, और भी काम करना पड़ेगा, और भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पर देखो क्या करना पड़ेगा। मुंबई गए कभी, नहीं गए, ऐसे समझो, सुन लो ध्यान से, सुन लो अच्छे तरीके से। हम मुझे ना समर्पित गलियारे बनाने होंगे, डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने होंगे। और डेडिकेटेड कॉरिडोर क्या हो, देखो यार पता क्या, मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पता कितना प्रदूषण है, ऐसी तैसी हो जा, हर लोग वहाँ अपना वाहन निकाल कर चलते हैं साइड से, अपना सबको अपना सेल्फ हित चाहिए। सार्वजनिक हित में कोई सोचता ही नहीं, सार्वजनिक हित को बढ़ावा नहीं देता कोई भी लोग। समझ में आई बात या। तो वहाँ क्या हो, बॉम्बे में चले गए ना तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ लगी, वहाँ अगर साइकिल का कॉरिडोर ना, तो साइकिल वालों का कॉरिडोर अलग है, साइकिल वाले जाएंगे इस पर सुबह जिसे 5 किलोमीटर दूरी पर जाना, कार क्यों लेके जाएगा यार, साइकिल लेके जाना, उसका कॉरिडोर अलग बना रखा।
समझ आए? ऐसे दिल्ली में हो जा, दिल्ली की सड़कों पर जाम पाए जा, क्यों पाए जा? वहाँ डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं है। कार चलेगी तो कार के लिए अलग रोड, ऐसे समझ में। साइकिल चलेगी साइकिल के लिए अलग रोड, जैसे तुम बचपन में सोचा करते थे मोटरसाइकिल का अलग ही रोड होगा, ऐसे समझ में, ठीक। पैदल वालों का अलग रोड होगा। ऐसे कॉरिडोर को बोलते हैं डेडिकेटेड कॉरिडोर, ऐसे समझ में। अब कुछ लोग पता क्या, कुछ लोग गाड़ी में मुड़ना, एक गाड़ी मुड़ जाएगी पीछे फिर जाम लग जाएगा, तो उसके लिए अलग ही रोड बनाओ ना। पता लगा सारी गाड़ियाँ इसी दो रोज सुबह की टाइम इसी वक्त जानी, तो उसके लिए अलग ही कॉरिडोर बना दो। ऐसे कॉरिडोर बॉम्बे बनाएंगे, ऐसे चाइना बनाए जा, ऐसे दूसरे देशों विदेशों में बनाए जा, समझ नहीं बात है, जहाँ जनसंख्या ज्यादा ऐसे कॉरिडोर बनाए जा। इन्हें डेडिकेटेड कॉरिडोर बोलते हैं, समर्पित गलियारे बोलते हैं ना। अगर क्या होगा, इस जो गाड़ी जिस टाइम पर जहाँ जानी है ना वो सही समय पहुंचेगी, और क्या प्रदूषण कम होगा, जाम भी नहीं लगने का, जाम की समस्या भी कम हो जाएगी। ऐसे गाड़ी जाम जाती है ना, गाड़ी स्टार्ट कर रखते हैं, ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन निकालती है, प्रदूषण निकालती है। तो अगर समर्पित गलियारे होंगे ना तो इसकी संख्या कम ही ला जा सके। छोटे छोटे कॉरिडोर बना दो, समझ आएगा। उसके बाद समर्पित गलियारे ये बनाने, डेडिकेटेड कॉरिडोर जिसे बोलते हैं। अगर ये डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाओगे ना तो वाहनों से जो करने वाला प्रदूषण है उसमें कमी रह जा सके। दूसरा तरीका होगा, आज समझ, इसे विशेष तौर पर पढ़ना मुझे, ये टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी तभी से पढ़ना। BS6 हो क्या, अगला टॉपिक ये है हमारा। दूसरे नंबर पर और कैसे यार, तुम व्हीकल चला रहे, तुम्हारे पास बाइक है यार, तुम पेट्रोल वाली बाइक, तुम डेली 10-5 किलोमीटर का सफर तय करना, डेली तुम पेट्रोल, बेवकूफ़ नहीं है तुम, और जा रहे तुम पता 10-5 साल का, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो ना। जो तो 10-15 साल तक उसी जगह जाना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो। ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना होगा, समझ, इलेक्ट्रिक कार ले लो, लिखो। तीसरे नंबर पर जाओ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना होगा। तीसरे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर, और बताओ क्या करूं। एक तो दिल्ली में नाम सुना होगा तुमने, ओड इवन की गाड़ी चलाई जा, ओड इवन की गाड़ियाँ चलाई जाती है क्या? ओड इवन का मतलब जिस गाड़ी के पीछे सम संख्या होगी एक दिन तो वह चलेगी, और जिस गाड़ी के पीछे विषम संख्या होगी एक दिन वो चलेगी। इसे बोलो ओड इवन फॉर्मूला। इसका उपयोग करके गाड़ी का प्रदूषण कम करा जा सके। हालांकि दिल्ली के लोग बड़े स्मार्ट है, आए समझ में। पूछो किस तरह, उन्होंने इस फॉर्मूले की फाइल कर दिया। पूछो किस तरह, 2 गाड़ी ले रखी, एक ओड की एक इवन वाली, ऐसे समझ में। आज देखो तो बाद में यार ये पता चला बाद में जाकर कि एक 2 प्लेट नकली बनवा रखी, एक ही गाड़ी पर, उसे उतारा दूसरी लगा, दूसरी उतारा तीसरी लगा। कौन पता लगा, चेक को थोड़ा ही कर रहा कोई डेली, ऐसे समझ में। इतने महान लोग हो बताओ। सुन लो ध्यान लगाएगा, ओड इवन फॉर्मूला, ये ओड आए समझो, इवन, ओड का मतलब तो विषम संख्या हो और इवन का मतलब सम संख्या हो। ओड इवन फॉर्मूला, सारे समझ में। ऐसे फॉर्मूले यूज करके तुम जो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है उसमें कमी लाई जा सके, ठीक। और क्या तरीका, और ये तरीका कि कारपूलिंग कर सकते हैं हम। कारपूलिंग बताओ, कारपूलिंग क्या हो, पता किसी को? कारपूलिंग नहीं है, कारपूलिंग है। अब कारपूलिंग पता क्या हो? कारपूलिंग का ये मतलब हो, यार तुम एक बात बताओ, एक या पूरी की पूरी सैनिक कॉलोनी, रिटायर्ड ऑफिसर, और ये किसी अच्छे सेक्टर में काम करते हैं, डेली सारे ये वही काम करते हैं जहाँ सारे सेक्टर वाले, और 20 घर है इसमें, तो एक गाड़ी में 4 आ सके, डेली का डेली अपनी गाड़ी निकालते हो। कार को पुलिंग कर लो ना यार, करके एक कार में काम नहीं चल जाएगा, एक कार में काम नहीं चल जाने वाला है। ये कर क्या रहे, बदतमीजी नहीं है एक प्रकार की। अगर ऐसी भावनाएं हो, उनके अंदर से आवाज़ आओ तो ऐसा कर लो, कार शेयरिंग कर लो, दिक्कत क्या है यार। रास्ते में एक अंकल जी मिलेंगे, उनका तो घर 2 किलोमीटर की दूरी पर, वे भी इसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहाँ तो ले लो, इसे बोले कार पुलिंग करना। ऐसी भावना रन जा सकता, पेट्रोल का पेट्रोल बच जाएगा, टाइम का टाइम बच जाएगा। अगर एक और आंटी जोर मिलो, उन्हें भी साथ में बैठा लो, क्या दिक्कत जा रहा है, आए समझ लो। समझ में आई बात, सही बात है नहीं, इसे बढ़ावा दिया जा सके। छठे नंबर पर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में कैसे कमी रह सके। दूसरा, एक ध्यान से सुन लो ना, अब एक आई बायोफ्यूल नीति, बायोफ्यूल नीति। इसका मतलब पता क्या है, हम क्यों ना ऐसा काम करें यार, ये जो प्रदूषण जलाओ पेट्रोल जितना चलाना, पेट्रोल में कुछ ऐसी चीज मिला दो जिस तो प्रदूषण निकला ना वही बंद हो जा। इसमें मिलाया इन्होंने एथेनॉल, शराब नाम सुना है, C2H5OH,
आया समझ में, एथेनॉल मिला दिया और एथेनॉल मिलाकर इन्होंने कहा पहले कि हम ना इसमें एथेनॉल मिलाएंगे और 2030 तक ना इसकी जो मात्रा प्रदूषण से बाहर निकल रहा है उसमें 20% की कमी, उसमें कमी कर देंगे, इसमें 20% एथेनॉल मिलाएंगे, 20% एथेनॉल मिलाएंगे। इससे क्या हो, जो कार्बन बाहर निकल रहा है ना उससे जो प्रदूषण हो रहा है वो कम हो जाएगा। आया समझ में, यह नीति है हमारी। तो बायोफ्यूल नीति पढ़ाऊंगा तुम, पूरी बायोफ्यूल नीति पढ़ाऊंगा। आया समझ में, जो हम नीति लेकर आए, सरकार ने एक नीति बनाई, पॉलिसी बनाई, ताकि जो पेट्रोल है ना उसके अंदर एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाया जा सके। पेपर में सवाल भी आया 2020 में बायोफ्यूल नीति पर। आया समझ में, तो जो बायोफ्यूल नीति, बायो इसे समझाऊंगा बायोफ्यूल क्या हो। बायोफ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन हो, फ्यूल इंग्लिश का शब्द, बायो समझ में बात है, इंग्लिश का वर्ड है बायोफ्यूल नीति। कब ले गए हम, 2020 में ले गए इस नीति को। ऐसे बता क्या कहा हमने, जो एथेनॉल है ना, एथेनॉल की ये लिखेंगे, उसकी जो 20% मात्रा आए समझ वो पेट्रोल में मर्ज कर देंगे। किस में मर्ज कर देंगे, पेट्रोल में, पेट्रोल, और जो पेट्रोल में मिला देंगे, और पेट्रोल में हमारी नीति है, समझ आई बात है। और पता कब तक मिलाएंगे, पहले तो हमारा 2030 तक था, हमने कहा नहीं बहुत देर हो जाएगा, अब हमने इससे घटा कर ना 2020 में, 2021 में, तो इसे 2025 तक कर दिया हमने। 2025 तक हमने हमारे यहाँ जितना भी पेट्रोल बिक रहा होगा उसके अंदर एथेनॉल की मात्रा 20% मिला चुके होंगे। उससे क्या होगा, उससे जो निकलने वाला उस कार्बन था ना, जो प्रदूषण था वो कम हो चुका होगा। समझ गए, दारू मिला रहे पेट्रोल में, समझ आई बात है। ये एथेनॉल की कितने % मात्रा मिला रहे, 20% मात्रा मिला किस में रहे। कब तक, पहले कब तक था 2000, आंख खुल गई, नहीं दे रहा है, दुरुस्त है, आया समझ में, आंख खुल गई। अब कब तक करते हैं, 2025 तक। भारत सरकार की नीति है 2025 तक ना हम जितने पेट्रोल भारत के अंदर बेच रहे होंगे उसमें 20% ना एथेनॉल मिला चुके होंगे और प्रदूषण को काफी हद तक कम कर चुके होंगे। ये बात समझ में आ रही, अच्छा लग रहा टॉपिक, ठीक। अब पढ़ेंगे से तमीज से पढ़ेंगे। बायोफ्यूल नीति है क्या, 2020 में सवाल पूछ चुका है। 6 नंबर पर जाओ, ये पूछेंगे तुमसे, ये पूछा बायोफ्यूल कहीं से बनाया जा, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, शकरकंद से बनाया जा कि कहीं से बनाया जा, ऐसे ऑप्शन दे रखे, जाकर देखना तुम, समझ एक बात। एडिटोरियल में आया था, अच्छा। तो बायोफ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, बायोफ्यूल हो क्या, तभी से पढ़ेंगे जो उनसे है। क्या कह रही, कच्चा पेट्रोल भी, कच्चा तेल भी कम लाना पड़ेगा। दूसरे फायदा में ये फायदा होता है, कुछ तो मिला देंगे, दूसरे नंबर पर फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा उससे। हाँ, कच्चे तेल में किससे मिला सके, समझ में आया बात। है पेट्रोल को ज़्यादा देख लेंगे, पहले पेट्रोल को देख लो, समझ में आया बात। है कहीं कुछ तो योगदान हो रहा है, जब पढ़ेंगे साथ देख लेंगे, घबराओ ना। दूसरा क्या है यार, कुछ हमारे यहाँ ना गाड़ियाँ कुछ ऐसी, कुछ गाड़ियाँ हमारे यहाँ ऐसी ये बहुत पुरानी हो चुकी है, और जो पुरानी गाड़ी हो ना, पुरानी गाड़ी ना प्रदूषण ज़्यादा निकालती है। जो गाड़ी पुरानी हो जाए ना वो निकालती है प्रदूषण, उसे ना तोड़ देने में भलाई हो। आया समझ में, पुरानी गाड़ी प्रदूषण ज़्यादा निकालते, तोड़ देने में भलाई हो। पुरानी जो पूरा समझ गए ना तुम, ठीक है। फिर तो इस ना जो इसके एक हमारे यहाँ स्क्रैप नीति, स्क्रैप। अब स्क्रैप नीति पता क्या हो, जो गाड़ी ना तुम्हारे पास, मेरे पास गाड़ी, मैं उठाया, ठाकर से लेकर चला गया, स्क्रैप नीति बनाई सरकार ने, तो कहाँ से गाड़ी तोड़वा लो आप। मैंने कहा तोड़वा लो, हाँ। तुम्हारी नई गाड़ी लोगे ना 4 लाख की, 1 लाख की छूट मिल जाएगी। अब जब आप अपनी गाड़ी तोड़वाओगे ना, हम एक को सर्टिफिकेट बना देंगे, हाँ तुम्हारी गाड़ी पोल्यूशन ज़्यादा निकाल ली थी। सरकार काम कर रही है इस पर, स्क्रैप नीति पर। तो ऐसी स्क्रैप नीति लाकर जो पुरानी गाड़ी तो हम तोड़वा दी, नई गाड़ी लेकर आएंगे, नई गाड़ी में लगा होगा BS6 इंजन, जो BS6 इंजन लगा होगा वो प्रदूषण कम निकाल लगा, फायदा हो जाएगा। सरकार चाहती है प्रदूषण कम करना किसी वजह से, समझ आई बात। क्या तो स्क्रैप नीति लेगा, हम स्क्रैप नीति इसे पढ़ाएंगे हम। स्क्रैप नीति कौन सी, स्क्रैप, गाड़ी तोड़वा लो अपनी ठीक। तो स्क्रैप नीति ऐसा करके हम वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। कुछ और दिख रहा था और जोड़ लो, बताओ तुम्हारे दिमाग को चाह रहा हो तो, आया समझ में। और कोई चीज़ आ रही हो, अब मैं BS6 इंजन को तमीज से स्टडी करवाऊंगा तुम्हें, क्या हो BS6 इंजन और कैसे कैसे काम करता है, ऐसा क्या लगा हुआ उसके अंदर जो प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर देता है, समझे। पहले ये बताओ, जो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है, अब वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण के ऊपर कभी भी पेपर में सवाल आया, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी समस्या आया भारत के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितना ही प्रदूषण फैल रहा है ना, वे बार बार ब्लेम करते हैं, पता किस बात को, कि पराली जलाते कि किसान ही पराली जाते हैं, और ये पराली से ना जो जलाते हैं तो धुआं सारा का सारा दिल्ली में पहुंच जाता, तो बार बार ब्लेम करते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने आँख खोल दी, समझ गए बात। या उन्होंने कहा अच्छा ये बदतमीजी, तुम्हारे यहाँ जो प्रदूषण, ये ट्रक वाले आ रहे हैं ना, हरियाणा वाले, फलाने वाले, ढिमके वाले, ये बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इनके जो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है ना उन्हें कम करो। और उन्हें कम करने के लिए ये तुम्हारे सारे पॉइंट काम के होंगे। जब भी वाहनों के प्रदूषण के बारे में लिखने को आगा ना, इन पॉइंट पर हम भर भर कर लिखोगे। तुम बार बार कहोगे BS6 इंजन का प्रयोग करो अपनी गाड़ी में, तुम बार बार कहोगे अरे भाई समर्पित गलियारे बना दो, तुम बार बार यही बोलोगे अरे भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दो,
इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, भले तुम यहाँ प्रदूषण यहाँ नहीं कर रहे, कहीं और फैलाए प्रदूषण जाकर, कम नहीं होता इससे प्रदूषण। आज समझ, प्रदूषण यहाँ कम हो जाएगा, फिर कहीं और बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ा दोगे तो उसके बिजली चाहिए होगी, और बिजली कहीं से चलेगी, कोयले से चलेगी, तो कोयला कहाँ, कोयला थर्मल पावर प्लांट पर लगेगा, तो विद्युत संयंत्र में, तो कोई प्रदूषण यहाँ नहीं हो रहा, प्रदूषण को ट्रांसफर कर दिया, प्रदूषण खत्म नहीं करा। लोगों को पता ही तो नहीं है बात, समझ में आया बात ये। उसके बाद ये ओडीमन फॉर्मूला, इसमें लोग बहुत बदतमीजी निकले, समझ, कारपूलिंग देख रहा तुम्हें कोई कारपूलिंग कर लगा। उसके बाद बायोफ्यूल नीति ने आया समझ में, तो बायोफ्यूल नीति है ये 2025 का समय है, चुनाव जीतना क्या आया समझ में, चुनाव जीतना। अगर देखो इस स्क्रिप्ट नीति, कोई है अपने कार्ड को तोड़वाने जाएगा, अध्याय से दिखा दूंगा, इस कार तो मेरा आज तक चोट नहीं लगी, इस गाड़ी तो मेरा आज तक चोट नहीं लगी, इसमें कभी नहीं बेचने का, ये तोड़वाएंगे अपनी कार, समझ में आया बात है। तो ये सब फलोप, ये सब कागजों में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहे चुपचाप। चलो जाओ, देखो BS6 इंजन हो क्या, क्या भला है। देखो तो कहानी सुनाई थी मैंने तुम्हें प्रदूषण की, 90 के दशक बना, आते आते यूरोप के अंदर क्रांति हो चुकी थी, पूरी दुनिया में ना वायु प्रदूषण समस्या बन चुकी थी 90 के दशक तक आते आते। 90 के दशक तक मतलब समझते हो 1980-1990 के बीच में आया समझ में, लोगों को समझ में आ चुका था। तो फिर वहाँ ना पता क्या करा गया, वहाँ जो यूरोप था उसकी गाड़ियों पर, यूरोप में 28 देश है, वो 28 देश आते पहले, अब तो 27 हो गए। अब जो यूरोप में जो गाड़ियाँ थी जब रोड पर दौड़ रही थी वे, तो उनके पीछे लगा होता साइलेंसर, अभी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन निकाल रही थी, बड़ी मात्रा में PM पार्टिकल निकाल रही थी, बड़ी मात्रा में PM 2.5, 2.10, 2.5 और PM10 के पार्टिकल निकाल रही थी बाहर बड़ी मात्रा में। जब प्रदूषण बड़ी मात्रा में बाहर एग्जिट कर रही थी तो ये समझो फिर उन्हें कम भी तो करा जाएगा। PM पार्टिकल को कम करने के लिए आए समझ, तो वहाँ ना मानक जारी करेंगे, स्टैंडर्ड जारी करेंगे, और स्टैंडर्ड जारी करने के बाद पता क्या कहा गया, अब सुनो, जितनी भी कार बनाने वाली कंपनियों, यूरोप की बात बता रहा हूँ अभी, फिर भारत के अंदर आऊँगा, क्योंकि यूरोप के ही हम मानक फॉलो करते हैं, हम अमेरिका के मानक नहीं फॉलो करते, हम चाइना के मानक नहीं फॉलो करते, हमने यूरोप के मानक फॉलो कर रखे। अब हमने 2000 में सबसे पहली बार मानक फॉलो कर लिए थे इनके, समझ में एक बात है। हमने कहा यूरो मानक हम फॉलो करते हैं, उसको पता क्या कहा गया, उसमें कहा गया सुनो भाई, यूरोप वालों ने क्या कहा कि सुनो आज के बाद कार बनाने वाली कंपनियों, जितनी कार बनाने वाली कंपनियां, बाइक बनाने वाली कंपनियों, जो मैं इंजन कह रही हूँ, सरकार का कहना था, जो मैं इंजन कह रही हूँ वो लगाना हो तुम इसके अंदर, अब अपने इंजन के अंदर ऐसी तकनीक लगाओ इसके अंदर कम से कम मात्रा में पार्टिकल बाहर निकला। तो वहाँ मानक जारी हुए, और जब मानक जारी हुए ना, देखो कैसे कैसे मानक जारी हुएगा। उन मानकों को हम कैसे बोलते थे, यूरोप की बात बता रहा हूँ मैं अभी, इस पर आ गए थोड़ी देर में। पहले यूरोप की कहानी सुनो, किसकी, यूरोप की, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। यूरोप के अंदर ना मानक जारी हुए, क्या जारी हुए, मानक जारी हुए, ठीक, किसके लिए, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए। जो वाहन है ना, वाहन, और वाहन से क्या निकलता, प्रदूषण, आया समझ में, प्रदूषण निकलता, और प्रदूषण को क्या करना, हम प्रदूषण को करना हमें कम, प्रदूषण को करना कम, उसके लिए पता क्या जारी कर दिया उन्होंने, मानक जारी कर दिए यूरोप के अंदर, समझ नहीं बात या। और उन्होंने जिस नाम से जानते हैं उसका नाम रखा है यूरो मानक। हम तो कहते हैं BS मानक, हम उन्हें कहते हैं यूरो मानक, यूरो मानक के नाम से जानते हैं। उनका नाम दिया गया यूरो मानक 1, जब पहली बार जारी करा, जब दूसरी बार जारी करा ना यूरो मानक 2, तीसरी बार यूरो मानक 3, चौथी बार यूरो मानक 4, इस तरह करके आज वहाँ पता कहाँ तक आ चुके, 7 तक आ चुके। अब उसकी तर्ज पर काम करते चले जा रहे, 4 के बाद 5 आया होगा, 5 के बाद 6 आया होगा, 5 के बाद कितना आया होगा, 6 के बाद 7 आया होगा, समझ में आया बात या। ऐसा करके हम इसकी तर्ज पर अपने इधर, ये भारत इधर, इन्हें समझ में आया, भारत वालों को समझ में आया कि ये तो 90 के दशक की बात है, 1990 के आसपास, ये 90 के दशक की बात है। भारत वालों से तमीज आई 10 साल बाद, कब, 10-15 साल बाद नहीं आंखें खुल ली। अब बता क्या कह रहे, कह रहे हम अभी लग रहा है हमारे यहाँ वाहनों से प्रदूषण हो रहा है, तो हम अभी इस तरह के मानक जारी करने होंगे। ये करते क्या है, ये करते सुन लो, देखिए क्या है ये यूरो मानक 1, क्या मतलब है इसका मतलब है जो गाड़ी का इंजन है, गाड़ी का इंजन है, इंजन के अंदर ना, इंजन के अंदर तो देखो यहाँ इसके अंदर ना फ्यूल डाला, और फ्यूल डाला, और इसके अंदर से ना यहाँ साइलेंसर में साइड से धुआं निकलेगा, और ये इंजन क्या है, इंजन, इसके अंदर ना कुछ टेक्नोलॉजी लगा दो यार, तुम कुछ फिल्टर लगा दो इसके अंदर इंजन के, जब फिल्टर लगाओगे ना तो जो इसके अंदर जो बर्न होगा, जो पेट्रोल जलता होगा, जो डीजल जलता होगा, इसके अंदर जो पोल्यूशन निकलेगा ना कम मात्रा में बाहर निकलेगा, कम मात्रा में। ऐसा PM पार्टिकल जो बाहर निकलेंगे कम मात्रा में, उनकी मात्रा कम होगी, PM पार्टिकल जो बाहर निकलेंगे उनकी मात्रा कम होगी, कम मात्रा में बाहर निकलेंगे में। ऐसा समझ, जब पहली बार मानक जारी करे तो उसे यूरो 1 कहा, फिर अगली बार पता क्या करा उन्होंने, और फिल्टर कर दिया, एक और फिल्टर लगा दिया इसमें, ऐसा समझ, दूसरा फिल्टर लगा दिया इंजन में, दूसरा और फिल्टर लगा दिया, टेक्नोलॉजी है।
समझ में आई बात। इस टेक्नोलॉजी बन जाना तुम। नानू यूपीएससी पूछने का, एक फिल्टर लगा, पहले एक फिल्टर लगाया, जब एक फिल्टर लगाया तो यूरो 1 कह दिया, इस बार 2 फिल्टर लगा दिए होंगे, ऐसा समझो। फिर 2 फिल्टर तो हो गुजरेगी, जो हवा जो मतलब जो प्रदूषण जो बाहर जाएगा, जो प्रदूषण से बाहर जाके 2 फिल्टर तो हो जाएंगे, तो कम मात्रा में बाहर जाएंगे में, जब कम मात्रा उनकी बाहर निकलेगी, उसके बाद फिर 3 आया होगा, फिर 4 आया होगा, फिर 5 आया, फिर वहाँ आज यूरो 7 चल रहा है, हमारे यहाँ BS 6 ही चल रहा है अब तक। अब ऐसा समझो, अब सन 2000 में ना, सन 2000 में कब, सन 2000 के आसपास, सन 2000 में ना हमारी भी आँख की खुलनी स्टार्ट होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, इन्होंने भी कदम उठाया, इन्होंने सोचा वायु प्रदूषण ऐसा तो कम होने का नहीं, तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए ये भी अपनी नीति लेकर आए, इन्होंने भी अपने यहाँ मानक जारी कर दे। और ये मानक जारी करने का जो अधिकार है इस तरह के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, जल प्रदूषण के बारे में कुछ भी कम करने के लिए मानक जारी करने का अधिकार पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड का नाम है CPCB, वही जारी कर रहा। आज भी उसके पोर्टल पर पड़े हुए मानक, अभी जाकर तुम घर जाकर पढ़ोगे इसके मानक ही है। CPCB गूगल पर जाकर डाल लोगे, अपना आप जाकर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं सारा बता दूंगा यहाँ। समझ में आई बात यार, ठीक। देख लो, तो हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्रालय, कौन सा, पर्यावरण मंत्रालय। और जो पर्यावरण मंत्रालय है ना हमारे यहाँ, पर्यावरण मंत्रालय, अच्छा ये पता, पर्यावरण मंत्रालय का नाम इस बार चेंज हो चुका है, और ये 2014 में चेंज हुआ, तुम वो जानते होंगे तुम इसका नाम पर्यावरण मंत्रालय का क्या नाम हो चुका है, पर्यावरण वन और जलवायु ये नाम हो चुका है इसका। 2014 में नाम बदला इसका, ऐसा समझ, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय अलग थे, दोनों को मर्ज के एक ही बना दिया। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, याद रहेगी बात यार। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2014 में एक ही बना दिया हमने मंत्रालय पूरा का पूरा, कि पहले पर्यावरण मंत्रालय अलग था, वन वाला अलग था, जलवायु परिवर्तन वाला अलग था, सबको उठा एक कर दो, कोई बात अलग नहीं आए। वन पर्यावरण से संबंधित है, जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन ये भी सबसे संबंधित है, सबका मंत्रालय एक बना दिया पूरा का पूरा अपने। समझने की बात है। अच्छा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके अंदर एक बोर्ड आओ। अच्छा, ये मंत्रालय वैसे कब बना था तुम्हें याद है? 1985 बना था हमारे यहाँ, आया समझ में। और हमने बदल कर कब बनाया, ये पूरा कब बनाया, 2014 में, आया समझ में। ये पर्यावरण मंत्रालय का नाम ये रख दिया अब, ठीक। दो मंत्रालयों को मर्ज करके एक मंत्रालय बना दिया, क्योंकि अलग अलग खर्चा कौन करेगा अब। तो हम जो इसके तहत एक संस्था हमारे यहाँ, उसका नाम है CPCB। सबको पता होगा इसका नाम, क्या नाम है इसका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। लिखूंगा ना तो इसका नाम, कब बनाया गया था बोर्ड बताओ, 1974 में। हाँ, चाटे लगे ना जब कान बजे भी कर लागे तुम, समझ में आया बात, सुनने वाला हो रहा है मेरी, ठीक। सुन लो, जो CPCB बनाया था 1974 के अंदर, जब ये बनाया गया था, इसी के पास है ठेका वायु प्रदूषण के अंदर मानक जारी करने का, शायद समझ में, निगरानी करने का और कार्यवाही करने का ठेका सब इसी के पास है, CPCB के, केंद्रीय प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। आज 1974 के तहत इस बोर्ड को बनाया गया था। समझ आई बात क्या, 1974 बनाया गया था, नहीं बनाया गया था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। तो सुन लो, प्रदूषण को कम करने, तो ये जो बोर्ड बनाया गया था, इस बोर्ड ने मानक जारी कर दिए। अब मानक जारी कर दिए, पता सन 2000 में जब इसने मानक जारी कर दिए, तो मानक जारी करता रहता है, और ये मानक जारी करता है ना, BS6 मानक जारी करते हैं। BS6 मानक के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो BS4 मानक थे वे कैसे थे, और BS6 के मानक कैसे आया, समझ पता लग गया नहीं BS का। और जो BS है ना, इन्हें मानक जारी कर दिए, मानक जारी कर दिए, मानक जारी कर दिए, आया समझ में। और 2020 में जारी करें मानक की अब तो हमारे यहाँ पता क्या हुआ, इनके यहाँ तो यूरो मानक 1 था, हमारे यहाँ पता क्या है, BS बनाया, समझ में बात है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पता है क्या है, BS2, उसके बाद हमारे यहाँ BS का मतलब, इसमें BS का मतलब भारत स्टैंडर्ड, लिख दो अपने आप, समझ में बात है, भारतीय स्टैंडर्ड, सही है, स्टैंडर्ड, ठीक। इसका नाम भारतीय स्टैंडर्ड, BS का नाम। उसके बाद BS कौन सा आया, यू आया सन 2000 में, आया समझ में, सन 2000 में। उसके बाद यू आया सन 2004 में, 4 में। उसके बाद आया BS कौन सा, थर्ड, यू आया 2007 में, 2007। उसके बाद BS जो था 4, BS4 यू आया 2014 में, कब, 2014 में आया हो। अच्छा, इसके बाद कौन सा आना चाहिए था, BS ये नहीं आया हमारे यहाँ से, इन्होंने कहा था 2017 में आएगा, और 2017 में आ गया ना, 2 बड़ी घटनाएं हो गई थी देश के अंदर, ऐसे बता। अच्छा ये बताओ, जब ये जैसे जैसे बदलाव होता रहा होगा, तो हम जो इंजन होगा उसके अंदर अलग अलग फिल्टर लगाते रहे होंगे, जैसे इसमें लगाते रहे होंगे फिल्टर,
ऐसे बिल्कुल इसी तर्ज पे चल रहे थे हम, इधर ये बदल लेते इधर हम बदल देते, इधर ये बदल लेते इधर हम बदल लेते। समझ में आया बात? या कॉपी करने में तो माहिर है, ऐसे समझ में 10 से भी हमने कॉपी कर बैठा है उसमें तो। समझ में आया बात? या ठीक, कोई दिक्कत? तो कॉपी करने में तो पक्के हम भी। एक बार सन चेक कर लिया, सन में श्योर नहीं है, हमें आसपास ही सन बैठा का, अरे पूछने का भी नहीं सन, ये पहला जरूर पूछ सका, ऐसे समझ में पहले भी नहीं पूछने का चक्कर बना पड़ो फालतू के, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का मौका मिलेगा, नहीं मिलने का लिखने का मौका कहीं भी, जहाँ मतलब निकलने का मौका मिलेगा बता दूंगा पहले भी। समझ में एक बात है, पूरा लिखाऊंगा, पहले समझ लो मोटे मोटे तरीके तो। जो BS5 मानक हमारे यहाँ जारी नहीं हुए, समस्या थी 2017 में, 2016 में पहले एक घटना घटित हो चुकी थी, नोटबंदी हो चुकी थी, आया समझ में। अब जब नोटबंदी हो चुकी थी उसके बाद इन्होंने 2017 में GST भी लागू कर दिया। एक तो नोटबंदी, पहले तरफ से GST लागू कर दिया, डबल झटका। अगर हम BS6 मानक जारी कर देते हैं ना, तो पता क्या होता है, जितनी भी कार बनाने वाली कंपनियां और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां ना, उनकी कारें और जो कारें थी और उनके पास जो गाड़ियां खड़ी थी, वे तो कुछ तो बिकी नहीं थी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आता, खरीद कौन लेता? आया समझ में। और फिर सरकार कहती हम BS6 मानक जारी कर रहे हैं, और बस जो भी नई गाड़ी खरीदेगा, ये कंपनी गाड़ी नहीं बेच सकती, वही गाड़ी बेचेगी जिसके अंदर BS6 लगा हुआ होगा। समस्या खड़ी हो जाती, गाड़ी खरीदता कौन? ऐसे दिमाग की खेल ली, इन सोचा छोड़ दो कोई बात नहीं, BS5 मैंने जारी नहीं करते। समय बीतता रहा। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नजर आई ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में आएगा कह ही दिया, पता क्या है, नींद चढ़ रही क्या? ऐसा मतलब वहाँ BS जो 4 इंजन है ना, BS4 हमारे यहाँ चल रहा था, BS4 आज भी हमारे यहाँ जितने हमारे घर में गाड़ी है ना, उसमें सब में BS4 लगा हुआ आज भी, ये तो पोल्यूशन फैल रहा। ऐसा मतलब, और BS4 में और BS6 में अंतर क्या है, यहाँ समझाऊंगा साइड में आएगा। अगर वह बात समझ में आएगी तो मतलब समझ में आएगा कितना पोल्यूशन फैला रहे तुम्हारे आसपास, जितने भी व्हीकल तुम यूज कर रहे पुराने, इनमें सब में BS4 मानक लगा हुआ। हमने 2022 तक तय करा था, 2020 तक तय करा, फिर 2022 तक तय करा, फिर और एक्सटेंडेड कर दिया हमने कि BS एक भी गाड़ी नहीं बिगड़ने देने के। हर गाड़ी, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक भी गाड़ी नहीं बिकनी चाहिए देश के अंदर जिसके अंदर BS6 लगा होगा इंजन, वही बिकनी चाहिए जिसके अंदर BS। अब तुम जानोगे BS6 में ऐसा है क्या और BS4 में क्या दिक्कत है। अगर दोनों की तुलना करके समझ रहे हो तो काम आसान हो जाएगा। क्यों जी? सही बात है गलत बात है? BS6 इंजन के अंदर ऐसी क्या चीज है और BS4 इंजन के अंदर ऐसी क्या चीज है, तो दोनों के अंदर बताऊंगा क्या क्या अंतर है, क्या क्या नहीं अंतर है। पहले बात से बताओ, समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत है क्या? अब BS6 इंजन है तो BS का मतलब भारत स्टैंडर्ड है। 5 बार पता लगा हमने, BS5 मानक हमने क्यों जारी करे? क्यों? हमारे यहाँ 2 बड़ी समस्या थी, नोटबंदी थी और 2017 में हमने GST लागू करा था, और लोगों के हाथ में क्या नहीं आता, रोकड़ा। आया समझ। सरकार कहती ऊपर तो ऐसी ही गाड़ी खरीदनी, कंपनी कहती ऐसी ही गाड़ी बनाना, तो इतनी सारी गाड़ियां बनाएंगे जिसमें BS4 लगा हुआ, उनका तोड़ोगे। आया समझ। एक झटका, फिर तो क्या होती, सरकार चुनाव हार जाती। 2 साल बाद 2019 में सरकार ने सोचा नहीं तेज है सरकार, चलो बाद में देख लेंगे, कोरोना आ गया। फिर उसके बाद 2019 में इनका मूड ही बदला था। 2020 में मेरे चाचा आएगा, तुम्हारा चाचा क्या नाम उसका, कोरोना। फिर कोरोना आया, फिर कोरोना क्या आएगा, फिर तो क्या दिक्कत थी। फिर उन्होंने कहा सीधा 2020 में आते हैं ना, जब कोरोना भाग गया तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम BS6 की गाड़ी बनाओ, सीधा 5 मूँछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब जितनी भी गाड़ी आ रही है ना सारी वे BS6 इंजन तो बनी होनी चाहिए। तो हम साफ कहूँगा जो गाड़ी खरीदा, जो गाड़ी दिखागा भाई साहब BS6 गाड़ी है, BS6 रोक भी लेंगे ना तो समस्या नहीं खड़ी है। कागज चेक करे ना पुराना, जो यहाँ चेक कर रास्ते में खड़े होगा, और उससे भी कहा चेकिंग करने वाले ये चेक करना कागज पे BS6 इंजन लगा, BS4 लगा हुआ, BS4 लगा हुआ ना तो पेनल्टी देगा फालतू की। और समझ में आया? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बात, RTO को कहा, समझ में आया? समझ में कहा जो भी BS4 वाली गाड़ी चल रही है ना, जो भी दौड़ रही है, ये प्रदूषण ज्यादा फैला रही है। आया समझ में? एक काम करो ना, बंद करके अंदर डालो सारी गाड़ियों को, इनकी नीलामी करो। समझ में आया बात? या अब यूनियन अपनी गाड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया घर जाकर, कहाँ BS4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है इस पर। समझ में आया? नॉलेज मिलनी नहीं मिल रही? आया समझ? गाड़ी के अंदर वो पता लग रहा है जो तुम्हें किसी को नहीं पता। समझ में आया? वाहनों के अंदर अभी तो और भी चीज सीखना। अब क्या हुआ 2022 तक ना, हम BS6 माइनस हमने जारी कर दिए 2022 तक। 2022 चला गया, बताइए। आया समझ में? कभी लौट कर जाने का, समझ की बात? 2022 चला गया, और जब 2022 चला गया ना तो हमने मानक कर दिया जारी, और जारी कर दिया। हमने कहा सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा एक भी गाड़ी का पंजीकरण ना हो जा, एक भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, हर गाड़ी वही बेचनी जिसके अंदर वो लगा होगा, BS6 इंजन लगा होगा। समझे? सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत पोल्यूशन फैला दिया। समझ में आया बात है? सही कहा, लेकिन फॉलो नहीं करी सरकार ने। कहा नहीं माफ़ कर दो जी। आया समझ में? अब सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, अब पत्थर की लकीर हो, नहीं करोगे सरकार को जुर्माना लगा देगा, इसके अंदर सरकार को जुर्माना लगा देगा।
जो यहाँ के अटॉर्नी जनरल है ना, जो सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, उन्होंने पूछा सरकार को क्या हो, अपनी सरकार को थोड़ा लिमिट बनाए, तमीज से रहो, होश में होगा। और जुर्माना लगाते हैं तुम पे इतने का, इतने करोड़ रुपए का ये जुर्माना लगाते हैं, और जुर्माने का सरकार सुप्रीम कोर्ट के खाते में चला जा पैसे। भाई सरकार को भी तमीज है जा, जुर्माना लगाने का मतलब नया सुप्रीम कोर्ट पैसा कमा रहा है, लगाने का मतलब ये है कि सरकार अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही। ऐसा समझो, लोगों के जीने का उल्लंघन हो रहा है। तुम कहते हैं अनुच्छेद 21, अरे कहाँ अनुच्छेद 21, ये भर भर का सांस, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, तो कहाँ जी पा रहा है, तो जी पा रहा है, इसके नाक में घुसे जा रहे हैं पीएम पार्टी के लिए। समझ में आया बात? या तो BS जो मानक है ना, BS जो 6 BS6 मानक हमने जारी कर दिए 2022 तक, हमने कहा था हम जारी कर देंगे, कर दिया हमने जारी। समझ में आया बात? या इतनी बात बताओ समझ नहीं? अरे पढ़ना चाह रहे BS4 में और BS6 में क्या अंतर था? 5 तो आया ही नहीं हमारे यहाँ, 5 तो आया ही नहीं हमारे यहाँ से। तो BS4 था और BS6 जो इंजन है उसमें समस्या कहाँ थी? BS4 में और BS6 में अंतर क्या है? ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। दोनों की टेबल है, समझ गए? दोनों की टेबल है। अगर हमने गाड़ी में BS4 इंजन लगाया ना, तो कौन कौन से प्रदूषक कितनी मात्रा में बाहर निकलेंगे, कौन कौन से प्रदूषक 12 हमारे पास, 12 में तो हमने 4-5 ही रख रखे उसमें। समझ में आई बात? या और उनकी PM पार्टिकल की मात्रा कितनी बाहर निकलेगी, कितनी कम निकलेगी। समझ में आई बात? या ठीक। तो BS4 वाला इंजन एक तरफ था, एक तरफ यहाँ एक बाइक इधर खड़ी, एक बाइक इधर खड़ी हुई, एक बाइक को इधर चलवाया, एक बाइक को इधर चलवाया। इसमें BS4 इंजन लगा हुआ, इसमें BS6 लगा हुआ। इसके पीछे तो धुआं निकलेगा, इसके पीछे तो धुआं निकलेगा। इसके धुएं में क्या निकलेगा, इसके धुएं में क्या निकलेगा, यहाँ बताऊंगा हम चार्ट बनाकर। एक तरफ BS4 वाला चार्ट बनाऊंगा, एक तरफ BS6 वाला। UPSC वहाँ तक सवाल पूछेगा। समझ गए? बुझारी बात है, बुझारी बात समझ में आई है? क्या बताया मैंने? चल बताइए मैंने क्या बताया? हाँ BS4 वाली गाड़ी होगी। BS4 का मतलब समझ रहे, BS4 के इंजन वाली गाड़ी। हाँ तभी क्या बताया? अंतर होगा। अरे भाई BS6 जो इंजन होगा, ऐसा समझो, और जो BS4 इंजन होगा उसकी कितना पोल्यूटेंट बाहर निकालते हैं, कितना प्रदूषक, कौन कौन से प्रदूषक बाहर निकालते हैं, कौन से कम, कितनी मात्रा में, कौन सा कम निकालने में, इस बात को मैं यहाँ समझाऊंगा और वहीं से सवाल पूछेगा UPSC। बात बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही है? यूरो मानक की तर्ज पर चल रहे हैं, यूरो मानक वहाँ चल गया 7, यहाँ 6 भी लागू नहीं हुआ अभी। ऐसा वहाँ चला पड़ा 7, यहाँ 6 भी लागू नहीं हो रहा। कहने को हम यूरो मानक की तर्ज पर चल रहे। समझ में आया बात? या एक एक चीज़ लिखाऊंगा, हो रहा मत बिल्कुल भी। इतना ही डाटा नोट कर लो पहले लड़का, जितना URF के अंदर पहले नोट करो। सपना देखे, चलो चुप हो जाओ। देखो ये पेट्रोल एक तरफ साइड में, ये रहा डीजल, पेट्रोल, ये रहा डीजल। BS3 उसके अंदर से जो मानक निकलते हैं कितनी मात्रा में प्रदूषण निकलना चाहिए। जब वो जो वाहन 1 किलोमीटर चल जाएगा उसके अंदर तो कौन सा प्रदूषक कितनी मात्रा में निकलना चाहिए। समय के साथ हमेशा कम होना चाहिए, प्रदूषक की मात्रा कम होनी चाहिए समय के साथ। इतनी तो उम्मीद करता हूँ जो BS3 में होगा ना, BS4 में कम होता जाएगा, और जो BS6 होगा उसमें तो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि BS5 है ना हमारे यहाँ आया था ही नहीं, वो कारण तुम जान चुके हो भैया। समझ में बात है? इतनी मात्रा में से याद रखना। यहाँ नॉर्म्स लिखे हुए, नॉर्म्स का मतलब BS3 में क्या था, BS4 में, BS6 में क्या था। तो हमारे यहाँ BS6 चल रहा, तो BS4 के साथ तुलना करके पूछेगा। ऐसा समझो। इससे पहले हमारे यहाँ ये था 2014 में, ठीक 2014 था, ये चल रहा है हमारे यहाँ 2014 था। उसके बाद 2020 में उन्होंने लागू कर दिया, अब BS6 ही चला। ऐसा समझो, सुप्रीम कोर्ट ने कहते 2022 तक लागू कर दो कर दो कर दो। गाड़ी वहीं बिकनी चाहिए जिसमें BS6 इंजन लगा हुआ, वो यूरोपियन 6 के मानक के अनुकूल है। समझ में आई बात? या जो यूरोप के अंदर चल रहा है ना, जो यूरोप की गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ बिल्कुल उसके अनुकूल है। हालांकि वहाँ BS7 आ चुका है, हालांकि वहाँ यूरोप से 7 आ चुका। समझ ये बात? या अभी हम BS6 को पूरी तरह नहीं अपना पाए, पूरी तरह ही नहीं अपना पाए। जब तो गाड़ी के अंदर तो प्रदूषण, जो वाहन प्रदूषण वो कम नहीं हो पा रहा। अगर हमने लागू कर दिया ना बड़े स्केल पे, समझ जाओ जो प्रदूषण हो कम होगा। समझ में आया बात? है चलो पहले तुलना कर करके पढ़ेंगे। यहाँ इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब गाड़ी के अंदर तुम इंजन लगाते हो ना, तो उसके अंदर ना, जैसे तुम ये वाला इंजन लगाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ये इंजन लगाओगे, BS4 लगाओ, BS6 लगाओ, अंतर क्या था? वो पहले भी कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम ही निकाल रहा था, 1 किलोमीटर चलेगा 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पहले भी, तो BS4 में भी और BS6 में भी। थर्ड वाला नहीं पढ़ना। पहले देखो कितने निकाल रहा था, 2.30 ग्राम 1 किलोमीटर चला था। आज समझ, कोई वाहन 1 किलोमीटर चला, उसके अंदर तो पीछे धुआं निकल रहा है, और धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी ना। अगर पहले जब BS3 इंजन था,
आज बी एस थर्ड इंजन था 2007-8 में किसी ने बाइक ली होगी, समझ में आई बात है। तो जो बी एस थर्ड इंजन था ना, तो उसके अंदर तो 1 ग्राम 1 किलोमीटर गाड़ी चली थी, इतना प्रदूषण नहीं होगा, धुआं ही धुआं निकल रहा था गाड़ी में। तो आज समझो, तो उसके अंदर तो 2.30 ग्राम उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड थी। समय बदला, वक्त बदला, लोग बदला, जमाना बदला। आज समझो, हमने BS4 इंजन लगाया गाड़ी में, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो BS4 इंजन था और जो BS6 इंजन, दोनों में लगभग बराबर है, 1 ग्राम ही निकलती है। 1 किलोमीटर वो वाहन चलेगा हमारा, उसके अंदर से 1 ग्राम जो समझो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। समझ गए? तुलना करके पूछेगा BS4 के BS6 में क्या अंतर था, पक्का पीटी में पूछेगा, मेंस में पूछेगा, लिखना पड़ेगा तुलना करके। समझ में आई बात है? जब उन्होंने WHO में और जहाँ भारत के में अंतर पूछ लिया ना, समझ में आई बात है, तो इसे भी पूछ सको, बड़ा तेज हो। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो, जैसे लिखा तुमने सुना होगा CH4 मीथेन हुआ, C2H6 हुआ, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन होगा। ये बहुत खतरनाक प्रदूषक हो, ये पेट्रोल डीजल के अंदर पाया जा। तो पेट्रोल के लिए हमने अलग मानक तय कर रखे और डीजल के लिए अलग मानक तय कर रखे हमने। समझ में आई बात या? ठीक, तो दोनों के पढ़ने में अच्छी तरह, और BS4 और BS6 वाले तुलना करना पड़ना, याद भी करना। जब इसके अंदर तो हाइड्रोकार्बन निकलेंगे, तो हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाइड्रोकार्बन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, BS4 जो इंजन था उसमें जब जिस गाड़ी में BS4 इंजन लगा हुआ, जिस चाहे 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी हुआ, उसमें BS4 इंजन लगा हुआ ना, जब 1 किलोमीटर चलती होगी तो पहले भी 0.10 ग्राम हाइड्रोकार्बन निकल लेते उसके अंदर। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर कुछ भी आ सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, नोनेन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन आता हो, वो तब भी इतना निकल रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ की बात है? जो नया होगा ना उसमें घट जाएगा, जो सातवां बनेगा ना उसमें सब चीजें और भी कम होंगी, ज्यादा नहीं होने की, याद रखना बात या। उसके बाद यहाँ देखो BS4 इंजन था जो, उसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यही खतरनाक प्रदूषक, यही खतरनाक चीज है। वहां देखो जब BS3 इंजन था ना, उसमें 0.15 ग्राम 1 किलोमीटर वाहन चलेगा, उसमें 0.15 ग्राम नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो जो खतरनाक वायु को प्रदूषित करते हैं। समझ नहीं बात है? तो वक्त बदला, हमने BS4 इंजन लगाया गाड़ी में, तो 15 तो घट कर सीधा 8 आएगा। आज समझ, घटा गई, अच्छी बात है, कम मात्रा में प्रदूषण निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर ऐसा फिल्टर लगा रखा, उसके अंदर 1 छन्नी लगा दी, 2 छन्नी लगा दी, 3 छन्नी लगा दी, 3 छन्नी लगा दी हमने, 4 छन्नी लगा दी। अब निकल रहा प्रदूषण बाहर। और जब प्रदूषण निकलेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा निकल रही थी 0.15 ग्राम, 1 किलोमीटर वाहन चला था, 0.15 ग्राम उसके अंदर तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे थे। अब क्या करा हमने, BS4 निकाला, BS4 लगाया, जैसे BS4 लगाया तो 0.8 होगा, और 0 सीधा आधे पर आ गया डायरेक्ट। उसके बाद पता क्या हुआ, इसके बाद किस पे चले गए, उसके चले गए 0.0, उसके बाद 0.6 हुआ, यानी घट गया, देखो और घट गया। यानी BS6 इंजन ज़्यादा बढ़िया BS4 की तुलना में। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो मात्रा कम हो रही है। यह बात यहाँ दोनों नोट पॉइंट फरमाने वाला पॉइंट है, यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा। और कितनी कम हुई ये बता दो मुझे, तुम कितनी कम हुई? 0.02 कम नहीं हुई यार, इन्होंने पूछा कितनी कम हुई, इन्होंने पूछा कितने प्रतिशत कम हुई, ये बताओ कितने प्रतिशत कम हुई। बताओ, पहले 0.08 थी, अब उसमें तो कितनी कम हुई, 0.06 कम हुई। अब बताओ कितने प्रतिशत कम हुई, बताना तुम। तो जितनी कम हुई उसे कहाँ रख देंगे, उसे कहाँ रख देंगे बताओ, किस तक कम हुई, 0.08 तक, और गुणा कहाँ तक कर देंगे 100 से, 0 तो क्या कट जाएगी 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 25% कम हुई। ये पक्का सवाल पूछेगा, स्टेटमेंट बनाएगा। नूचा कितने परसेंट मात्रा कम हुई, तो कितने परसेंट पर कम हुई, 25% कम हुई। मैंने ही कहीं लिख दिया, सवाल बता क्या पूछेगा, भारत स्टैंडर्ड BS6 इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड BS4 के अपेक्षा BS6 इंजन में BS4 के अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हुई है। आंसर स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है, बराबर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। तो BS6 में ऐसे जान पूछ के पूछेगा कि BS6 इंजन में BS4 इंजन की अपेक्षा BS6 इंजन में BS4 इंजन की अपेक्षा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा 50% तक कम हुई है। तो गलत है, 25% कम हुई, ऐसा स्टेटमेंट पूछा। ये हो UPSC, तो कितनी गहरे में जा रहा हो, समझ में आया बात यार? ठीक। और ये तो है ही, तो हम काउंट ही नहीं करते, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें देखते हम, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड इसमें है दिए ना, पहले थे ना अब है ना नहीं। PM पार्टिकल आ गया इस बार, PM पार्टिकल ना, तो PM पार्टिकल इसमें कम करें हम ना BS3 में, ना BS4 में कम करें, BS6 में कम करें, इसलिए BS6 महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि PM पार्टिकल हमारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। आया समझ? तो यह एक बहुत मेन चीज़ है इसमें, कि जब पेट्रोल तो चलने वाली गाड़ी है ना, जब वो पेट्रोल तो चलने वाली गाड़ी बाहर निकलेगी और 1 किलोमीटर चलेगी, तो उसके अंदर तो 0.005 जो PM पार्टिकल होगी कम मात्रा में बाहर निकलेंगे। ये बहुत अच्छी बात हुई जो BS6 इंजन है, BS4 में नहीं आता देखो PM पार्टिकल, उसमें हम काउंट ही नहीं कर रहे थे। समझ में आई बात या? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? तो BS6 इंजन बढ़िया, BS4 इंजन बढ़िया? अब बताओ तुम्हारे हिसाब से जो पेट्रोल वाली गाड़ी आ उसमें BS6 इंजन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वायु को प्रदूषित करते हैं, उनकी मात्रा कम हो रही है। 1 किलोमीटर चलेगा इतने ग्राम
उसके अंदर तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी। अब पीएम पार्टिकल भी कम हो रहे। पीएम पार्टिकल कितने कम हो रहे हैं ये बताओ। पीएम पार्टिकल पहले तो हम काउंट ही नहीं कर रहे थे, पहले तो हम गिनते ही नहीं, पीएम पार्टिकल पर ध्यान ही नहीं देते थे। ऐसी तकनीकें लगाई थी जो पीएम पार्टिकल को कम कर दे है। तीन देखो तो फिर हमने BS6 इंजन में ऐसी तकनीक लगी हुई पीएम पार्टिकल को भी कम कर रही। BS6 इंजन में ऐसी तकनीक लगी हुई पीएम पार्टिकल को भी कम कर रही। तो तुम इसको पॉइंट बना के लिखोगे BS6 इंजन BS4 इंजन की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि BS6 इंजन पीएम पार्टिकल को भी कम करता है, जबकि BS4 इंजन पीएम पार्टिकल को कम नहीं करता था। इसलिए भारत की प्रत्येक गाड़ियों में BS6 इंजन की आवश्यकता है। इसकी सहायता से बड़े स्केल पर प्रदूषण को बड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है, पीएम पार्टिकल को कम किया जा सकता है। अब बताओ जब पीएम पार्टिकल कम हो गए यहाँ से, तो बताओ ये BS6 इंजन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में योगदान दे रहा है नहीं दे रहा? ऐसे तो जोड़ा जा, ऐसे तो जोड़ा जा। जब तुम पढ़ते जाओगे, एक दिन तुम्हें सारी चीजें हाथों पर आ चुकी होगी, तुम सब समझ रहे BS4 में क्या दिक्कत है, BS6 में क्या इंजन है। गाड़ी खड़ी होगी ना, जाकर देखना BS4 है BS6 ऐसे बजो। अब तुम्हें पता ना, क्लास में बैठने के बावजूद पता, तो अब सब पता। ए यहाँ देख लो चंद्रपाल की, यहाँ देख, ये तो मैं गाड़ियाँ जिनमें पेट्रोल पड़ा हुआ ऐसा समझ। अब तुम्हारा क्या मानना, देखो BS6 इंजन कितना बढ़िया, अगर 1 किलोमीटर चलेगा पीएम पार्टिकल भी कम कर देगा। और BS4, अरे भाई आज भी तुम्हें बताऊं, सारी गाड़ियां जितनी रोड पर दौड़ रही, जितनी दिल्ली में दौड़ रही है ना, सब जितने सारे पोल्यूटेंट, सब में BS4 इंजन लगा हुआ। भारत सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट कहता थक चुका कि भाई अपनी गाड़ी में BS4 हटाओ, BS6 इंजन लगा लो। अब पता लग गया क्यों कह रहा है, पता लग गया क्योंकि BS6 इंजन की फ्यूचर है ना, कम मात्रा में पोल्यूशन बाहर निकालता। कार्बन मोनोऑक्साइड में फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। हाइड्रोकार्बन में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में पड़ा? हाँ 25% का फर्क पड़ा। यानी BS6 इंजन BS4 इंजन की अपेक्षा 25% कम नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकालता। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हो बड़ी मात्रा में पोल्यूटेंट हो, जैसे NO2 हुआ, मैंने बताया था नहीं तुम, CPCB गाइडलाइंस में भी है, तो समझ में आया। इसलिए BS6 इंजन बढ़िया, पता लग गया, समझ में तो बैठ गई बात हमारी, समझ में आया बात ये। उसके बाद अरे भाई ये तो पीएम पार्टिकल भी बाहर निकाल रहा। अब तक हमने जितने भी इंजन बनाए ना, ऐसे समझ में, वो उसमें तो एक भी ऐसा इंजन नहीं है जो पीएम पार्टिकल बाहर निकालता हो। BS6 का भला हो, जो लो BS6 इंजन की BS6 इंजन की ऐसे नहीं कर रहे तुम, हाथ खड़ा हो रहा सी। BS6 इंजन की दोबारा BS6 इंजन की, ठीक है। जब समझ में आया तो ये बोल दो, ठीक। मजा आया? सुहा तो जिंदगी होगी, तो सुहा कहाँ सुहा आए हो। ये पॉइंट इसमें यहाँ लिखना, ये पॉइंट साइड में करके लिखा जाएगा। BS6 इंजन BS4 के इंजन की अपेक्षा 25% कम नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकालता है। पॉइंट सुनने वाले में तुमसे, क्या मैंने बोल के बताया, पूछूंगा तुमसे। BS6 इंजन, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल जो पेट्रोल से गाड़ी चलती, मेरे वाली गाड़ी वैगन आर, उसके अंदर इंजन लगा हुआ BS4 लगा हुआ, बताइए ना किसी को, ठीक है। समझ में आया? कौन सा लगा हुआ? BS4। तो बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकालता होगा, कितने निकालता हो? 0.0। तुम्हारे घर में सबके गाड़ियाँ मतलब ऐसे इंजन नहीं बना सकते जिससे ये भी, मतलब ये सारा पोल्यूशन खत्म हो जाए। वो साइंटिस्ट बताएंगे तुझे, मैं साइंटिस्ट थोड़ा ही हूँ, टेक्नोलॉजी फिल्टर तो बनाने का काम उनका ही हो। सही बात है, नहीं बात है, सही सोच रही है। वक्त बदलेगा, जमाना बदलेगा, यूरोप में बन गया, ऐसा समझ में। तो ऐसा ये सही सोच रही, कैसी तकनीक बना दो ना, सारी कम हो जाए, क्या दिक्कत है, ऐसा समझ में। हाँ यार तुम बदतमीज, मैं UPSC का पढ़ा रहा है, तेरे घर की बातें बताऊंगा बैठ के। यहाँ कुछ बदतमीज है, अभी नहीं पूछ रही। हमारी मकान के नीचे जो माया थी, वह हैंडी वह कहाँ चली गई, पूछेगी। मतलब बदतमीज वाले सवाल है यार, ये काम हमारे UPSC में ये पूछेगा हैंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर फर्स्ट, हैंडी शिषपाल के घर के नीचे है। नंबर दूसरा ऑप्शन रामपाल के घर के नीचे है। तीसरा ऑप्शन आया समझ, इंदिरा सर के घर के नीचे है, वहां से गायब हो गई है, ये पूछेगा। यार चुप हो जाओ, बात तो करो। अब जाओ डीजल दीदी को दे गुस्सा रहा, चुपचाप बैठे शांति से। डीजल उत्सर्जन मुट्ठी बेच रही थी मम्मा जी तेरे, बिल्कुल आज सुन लो, चुप। डीजल उत्सर्जक मानक, अब डीजल वाले के पास चलो। डीजल वाले जितने भी तुम डीजल वाले तो BS3 में, BS4 में, BS6 में देखो क्या अंतर था।
ध्यान से समझना चाहिए, पक्का सवाल निकाल लेगा। यहाँ तो पक्का सवाल है, जहाँ वेरिएशन आया ना, जहाँ वेरिएशन आया वहाँ तो पक्का सवाल है। तो BS4 और चाहे BS6 हो, आज की बात मत होना, BS6 इंजन की चल चुप हो जा। तो जो BS3 इंजन था, यहाँ देखो कितनी छूट है, डीजल कितने कितने प्रदूषण निकालते हैं। 1 किलोमीटर डीजल चलेगा, डीजल तो जो वाहन है, ट्रैक्टर में डीजल नहीं चलता, बड़ी बड़ी गाड़ी में डीजल नहीं चलता। 1 किलोमीटर चलेगा और जैसे 1 किलोमीटर चलेगा 0.64 कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा। वो देखो कितना निकाल वो कितना कम निकाल रहा है। ये तो बढ़िया यार। अच्छा यहाँ देखो कितना, अच्छा ये फायदेमंद होगा, कम मात्रा में आगे चलते रहो, घबराओ ना। इसके बाद हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, निकाल लो जितना निकालना, दबा के निकाल लो हाइड्रोकार्बन, यहाँ कोई लिमिट नहीं रखी गई, समझना ये बात यार। उसके बाद तो यहाँ यहाँ देखो Euro 6 में दोनों सेम है, यहाँ कोई बदलाव नहीं आया समझ में। लेकिन हाँ BS3 में ज़्यादा था, थोड़ा कम करा नहीं करा, आया समझ में। तो यहाँ देखो 0.50 था, फिर कितना हुआ 25 हुआ, अब इसमें तो मौजी आ गई। यानी जो डीजल के लिए जो उत्सर्जक हुए, मानक तय हुए डीजल के लिए, उसमें जो BS6 इंजन है, वो BS6 इंजन ना, BS6 इंजन, चुप हो जा ड्रामे न कर, BS6 इंजन BS4 के अपेक्षा ना, BS4 के अपेक्षा बस कितना कम निकालता देख लो। 0 कितना 25, 0.06 ही होगा। अब बताओ 25 में तो 6 घटाओ कितना बैठेगा, 19, लगभग 19 के आसपास कम हुआ, नंबरों में 19 के आसपास कम हुआ। कितना कम होगा। तो BS6 इंजन बढ़िया नहीं है। तो जितनी भी डीजल की गाड़ियां उनमें BS6 इंजन लगाओ ना, तुम सलाह नहीं दोगे। देखो नाइट्रस के ऑक्साइड कितने कम कर दिया उन्होंने, कितने 1 किलोमीटर वाहन चलेगा हमारा, केवल इतने ग्राम निकलेगा उसमें, तो 0.6 ग्राम, और पहले निकलता था BS4 वाले में 0.25 ग्राम। तो अंतर तो है ही BS4 में। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा BS6 इंजन लगाना क्यों जरूरी, समझ में बात है कि कितनी कम मात्रा में पोल्यूटेंट निकाला BS6 इंजन की, BS6 इंजन की, ठीक है। तो BS4 जो इंजन है, BS4 इंजन हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन उसके जो ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोस के ऑक्साइड 0.36 निकालता था, इस बार 17 निकाल रहा। वाओ शाबाश, वेरी गुड। देखो आया समझो। अब तुम इसे देख कर क्या लग रहा है, तुम्हें देख के लग रहा नहीं लग रहा कि इंजन BS6 लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ 25 था, अब देखो 25 था 5 पे आ गया। PM पार्टिकल, ओ भाई PM पार्टिकल कितना कम कर दिया, ओ भाई देखो बे 0.25 ग्राम, यहाँ 0.5 ग्राम ही बिल्कुल, 1 किलोमीटर चलने पर कितना कम कर दिया। ए बोबो हे देखो इधर, ए देख लो इधर कितना कम कर दिया। तो BS6 इंजन बढ़िया नहीं है। अब तुम सलाह दोगे BS6 इंजन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सलाह देना बाद में, ज्ञान बांटना बाद में, पहले से याद कर लेना BS4 में BS6 में क्या अंतर है। पेट्रोल के लिए क्या है और डीजल के लिए क्या है। ये पेट्रोल वाली डीजल वाली याद देख लो, ये पेट्रोल वाले ही हैं और डीजल वाले ही हैं। सुनूंगा ये पेट्रोल के लिए है, अंतर देखो बस कहाँ है, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है। थर्ड वाले नहीं याद करने, चौथे की छठे की तुलना करनी बस। और ये दोनों तो सेम है, चक्कर में नहीं पड़ना। ये कम हुआ, वो कितना कम हुआ 25%, ये याद करना बस। इतनी बात है। जो BS6 इंजन है ना उसमें PM पार्टिकल भी कम हुए 0.05 ग्राम, और जबकि जो BS4 इंजन था ना उसमें PM पार्टिकल कम नहीं होते। ये लाइन याद रखनी है, लाइन याद रखनी, दो लाइन याद रखनी। उसके बाद जो BS4 और BS6 इंजन है उसमें क्या अंतर है, उसमें देख लो अंतर क्या है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, BS4 में भी उतने इंजन निकाला, इसमें नहीं निकाला। ये तो जितने निकाले निकालो भर का, कोई लिमिट नहीं है यहाँ से। 0.0 ये होगा, यहाँ देखो कम हुआ नहीं होगा, 0.25 था फिर 6 होगा। नाइट्रस ऑक्साइड डीजल को जलाओगे और यहाँ था ये और कम होगा, ये था ये और कम होगा। इतनी बात होता है, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है क्या तक, ठीक। तो ये इतनी तेज चल, क्योंकि डीजल वाहन बहुत तेज चले हैं, समझ में आया बात। चलो बाद में देखेंगे, पहले 1 किलोमीटर चलेंगे इतने ग्राम निकलेंगे। ये टेबल दोनों काम की है नहीं है, दिमाग में घुस गया। इन तो एक बात तो लग गई, नहीं बात लग गई। BS6 इंजन बढ़िया नहीं है। अच्छा जो BS7 आगा तो उसको खुद अपडेट कर लोगे, आया समझो। जो तुम पेपर दोगे और जो पेपर दोगे अपडेट कर लोगे, वो बढ़िया होगा नहीं होगा। तुम्हारा क्या मानना, एक तक कम होना चाहिए नहीं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, या ज़्यादा होगी। अब तुम्हारा बना दिया IAS, आया समझ। और तुमने वाले चैप्टर छोड़ रखा था, सुन तो लो। सोचो तुम क्या पता कर लोगे। पूछ मुझे कौन सी गाड़ी है उसने, जिस सर इसमें BS6 इंजन लगाए, अपने पर्सनल स्टैंड तो पूछ रहे क्या हो BS6 इंजन, ये मानेंगे IAS, है समझ लो। वो जो पर्सनल असिस्टेंट खड़ा हो, शर्म आ जाएगी, मैंने नहीं पढ़ के एग्जाम दे दिया था, इससे कहाँ कितना IAS बना दिया। तो BS6 इंजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इतना टेक्निकल पोर्शन पता होना चाहिए, समझ में आया बात। आज की क्लास को हम ये रोकते हैं और फिर कल मुलाकात होगी हमारी, समझ में आया। BS6 इंजन का सारा डाटा लिखवाऊंगा।